मैथ्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पार्ट 2 यानी पार्ट बी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था और उसी को हम पढ़ रहे थे। और उसी के क्रम में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका क्या नाम है, जिसका मैंने लिखा है नाम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम कंजर्वेशन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कह सकते हैं कि यूनिट 5 न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या है, 4 यूनिट है, 5, 6, 7, 8, जिसमें से 5 यूनिट है ये। और उसका ये कह सकते हैं कि 16 लेक्चर इसको आप मान लीजिए, यानी कि मैंने यूनिट 5 पे 15 लेक्चर क्या कर लिया, पढ़ा दिया है और ये उसका 16 लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या, कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो जैसे हमने पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखा उसको आप मत ध्यान दीजिए, जो मैं पहले बोल रही हूँ, जो मैं पहले समझा रही हूँ उसको समझ लीजिए। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन इसको पहले समझते हैं। तो कोई भी चीज़ कहते हैं कि हमने कंजर्व कर लिया, उसी से मिलके बना है कंजर्वेशन। जैसे कि कह सकते हैं कि कंजर्वेशन, अगर इसको हम बोले तो मैं कहूँगी कि ये एक कंजर्वेशन बॉडी कब होगा, जब इसमें अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो ये 50 साल बाद भी अगर इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, यानी कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर हम हवा में खुला छोड़ देते हैं या फिर इन्वायरमेंट से हर एक चीज़ क्रिया करती है। जैसे कि आप कुछ रख देते हैं तो जंग लग जाता है, जैसे लोहे का सामान कुछ रख देते हैं तो जंग लग जाता है, या फिर कुछ भी जैसे आप यानी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ रहती है तो अगर इन्वायरमेंट से वो क्या करती है, क्रिया प्रतिक्रिया करती है। उसको अगर आप रख देते हैं कहीं इन्वायरमेंट में और उसको आप कुछ दिन बाद भी देखेंगे तो उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल थे, जब मैंने कोई इन्वायरमेंट में एक सामान रखा था तो उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल अगर थे उस बॉडी में, जो बॉडी हमने रखा था वो इन्वायरमेंट से क्रिया करके या तो n से ऊपर यानी कि n+1 या n+2 या n+n नंबर ऑफ बॉडी की वो जो बॉडी हो जाएगी वो बन जाएगी, यानी कुछ ना कुछ क्रिया हो जाएगा, ना कुछ उसमें घट जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा। यानी कि हर एक चीज़ में क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रतिक्रिया करती है और क्रिया करती है। इसलिए हम अगर कोई भी सामान खुला में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो उस पर इन्वायरमेंट क्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है और ये जो वाइट ये सब थोड़ा ख़राब होगा। यानी कि इसमें अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो या तो घट जाएंगे या तो बढ़ जाएंगे, यानी कि चेंज होता है। ठीक है, पर एक ऐसा बॉडी है, इसको ही मान लेते हैं, इसको हम सिर्फ एज ए एग्जाम्पल मानते हैं। ये एक यूनिक बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो कि टाइम के साथ कंजर्व रहे, यानी कि अगर इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, अगर इस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल ही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ। तो हम कहें कि ये एक बॉडी क्या है, कंजर्व बॉडी है। यानी कि ये क्या है, इसमें अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल ही रहेंगे, समय भले ही कितना हो जाए। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसको हमने इन्वायरमेंट से दूर रखा है, इन्वायरमेंट से कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से अलग कर रहे हैं, आइसोलेट करके रख रहे हैं। आइसोलेट कर देंगे कि हम कहीं भी रखें, कहीं भी हम रखेंगे कोई भी सामान, तो उसको अगर आप 1 साल बाद देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर आता है। क्यों आता है, कि कोई इन्वायरमेंट से क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, कुछ करता है। पर एक ऐसा बॉडी है जो कि कंजर्व है, उसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे या फिर जो भी उसके अंदर गुण है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये कंजर्व बॉडी है। तो कंजर्व का आपको मतलब मैं समझाना चाहती हूँ कि एक कह सकते हैं कि कंजर्व क्या कह सकते हैं, अनचेंज। ये भी आप नाम दूसरा कंजर्व का दूसरा नाम आप दे सकते हैं अनचेंज। ठीक है, यानी कि जो भी बॉडी है, अगर ये कंजर्व बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है कि इसमें गुण है, इसमें ऐसा क्वालिटी है कि इसलिए कंजर्व रहेगी, तो हम कहेंगे कि इसमें अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो कुछ समय बाद भी इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल ही रहेंगे, यानी कि ये एक अनचेंज बॉडी है। अगर हम बोले कि मार्कर क्या है, अनचेंज, तो आपको समझ में आ गया कि अनचेंज क्या होता है, वही होता है कंजर्व। यानी कि जो भी इसमें पार्टिकल है या कुछ भी है जिससे ये मिलके बना हुआ है, एकदम वैसा का वैसा ही रहेगा, समय के साथ क्या होगा,
वही होता है कंजर्व। कोई भी चीज़ क्या होती है, कंजर्व रहती है, यानी कि समय के साथ उसमें बदलाव नहीं होता है, इन्वायरमेंट से क्रिया नहीं होता है, आइसोलेट हो जाता है। जैसे कि कोरोना टाइम देख सकते हैं, जिस किसी को कोरोना हो जाता था तो क्यों उसको आइसोलेट करे थे, क्यों उसको अलग करे थे, इस वजह से कि अगर वो इन्वायरमेंट में वो व्यक्ति, वो आदमी रहेगा तो वो दूसरों को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है, दूसरों को, तो उसको हम आइसोलेट कर लेते थे। तो वहाँ पे कुछ और है, पर फिर भी वैसे ही समझिए कि हम एक ऐसा बॉडी है जो कि इस इन्वायरमेंट से क्रिया नहीं कर रहा है और एकदम कंजर्व है। अगर इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो n नंबर ऑफ पार्टिकल ही रहेंगे अगर 2050 में भी देखें तो। पर ऐसा होगा नहीं, इसमें ज़रूर चेंजेस आएगा। मैं ऐसा एग्जाम्पल कंजर्व का दे रही हूँ, तो कंजर्व को आप एक और नाम क्या दे सकते हैं अनचेंज, यानी कि क्या होते हैं उसमें चेंज नहीं हो रहा। अनचेंज को आप एक और नाम दे सकते हैं, जो फिजिक्स की भाषा में वो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। हम कह सकते हैं कि अगर इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो कुछ दिन बाद भी देखेंगे इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल ही है, यानी कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी हमने तो यहाँ पे बॉडी का एग्जांपल, आपको कंजर्वेशन समझाने के लिए हमने बॉडी का एग्जांपल दिया, पर किसी बॉडी में क्या चीज़ कंजर्व रहेगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ एक बॉडी में कंजर्व का मतलब समझा कि कंजर्व मतलब क्या होता है। अब हम समझेंगे कि किसी बॉडी के अंदर बहुत कुछ होता है, वेलोसिटी होती है, वेग होता है, चलता है, इसमें मोमेंटम होता है। तो अब वहाँ पे हम समझेंगे आगे कि किसी बॉडी में क्या किसी बॉडी में कैसे कैसे गुण हैं और कैसे कैसे क्या है, ठीक है। अभी तो हम एज ए बॉडी एग्जाम्पल लेके हमने समझा है कि कंजर्व मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मैंने अभी समझा, इसे कंजर्व का अब मतलब समझा। और कंजर्व को आप फिजिक्स की भाषा में कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं या अनचेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी कंजर्व है तो आप कंजर्व का मतलब समझ गए। पर कंजर्व सिर्फ ओनली बॉडी पर ही नहीं डिपेंड, ओनली बॉडी के लिए ही नहीं बनाएगी कोई बॉडी कंजर्व है। कंजर्व शब्द का मतलब सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं बना है। आप कह सकते कोई भी चीज़ यहाँ अगर चेंज ये चीज़ नहीं हो रही है तो हम कह देंगे कि वो चीज़ क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कंजर्व लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन लॉ पढ़ने वाले हैं, और जिसमें 3 हम लॉ पढ़ेंगे, 3 कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको पढ़ने से पहले आप इसका मीनिंग समझिए। मैंने आपको कंजर्वेशन यानी कंजर्व का मतलब समझा दिया, ठीक है। और क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कह रहा है कि एक ऐसा बॉडी है जिसमें जो है उसका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। उस बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल कंजर्व की बात यहाँ नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एक ऐसा बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, ठीक है। ये पहला है। और दूसरा क्या है कि एक ऐसा बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। और ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो आप पढ़ते हुए आए कि ऊर्जा क्या होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है, यानी कि वो भी क्या होती है, कंजर्व ही होती है, कभी वो ख़त्म नहीं होगी। अगर ऊर्जा एज ए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि देखिए, एज ए एग्जाम्पल, इसको मजाक मत समझिए, एज एग्जाम्पल की ऊर्जा अगर इतनी है आपके पास तो इतनी ही रहेगी, भले ही वो चेंज किसी भी प्रकार में, इस प्रकार में हो जाए। यानी ऊर्जा, आप जानते हैं कि ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। वो जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी, भले वो परिवर्तन हो जाएगी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, पर क्या वो भी एक ऊर्जा भी क्या होती है, कंजर्व रहती है। उसमें जितनी ऊर्जा रहेगी वो उतनी ही ऊर्जा हमेशा रहेगी, भले ही वो किसी चीज़ में चेंज हो जाए। तो यही सब तीनों टॉपिक हमें पढ़ना है। पर हमने यहाँ पे बताया कि एक ऐसी बॉडी है जो कि जिसका लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या है, अनचेंज है। ये चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट केस में देखें तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें अगर यहाँ पे कोई कहेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप हमें प्रूफ करके दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे उसके कहने का इनडायरेक्टली मतलब है कि किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम अनचेंज है, ये प्रूफ करिए, ठीक है। कंजर्व मतलब मैंने क्या किया, अनचेंज,
या अनचेंज को एक मैंने और क्या नाम दिया, कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी हमें इसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें हमें प्रूफ करना है फर्स्ट वाले में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p होता है, यानी कि इसमें हमें p को अनचेंज या फिर आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रूफ करना है, ठीक है, फर्स्ट वाले में। और दूसरे वाले में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम आपके बुक में डिनोट किया है जे से डिनोट किया, यानी कि जे ऐसे डिनोट किया, पर हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, मैं मान लेती हूँ कि मैं एंगुलर मोमेंटम को जेड से डिनोट करती हूँ। तो यहाँ पे हमें जेड को क्या करना पड़ेगा, अनचेंज या फिर कांस्टेंट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और एनर्जी है तो एनर्जी भी हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए कंजर्वेशन लॉ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी वाला तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, एक से दूसरे में बदली जा सकती है पर खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक एक को हम लोग डिराइव भी करेंगे, सिर्फ यहाँ में कह देने से कि किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो हमें p कांस्टेंट तो दिखाना भी तो पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे इसके पहले ही मैंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि यूनिट 5 में ही एक लेक्चर पूरा लिया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि आपके बुक में सिर्फ एक ही दिया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हमने एक लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे एक बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग ज़्यादा नहीं मेहनत करेंगे, जो नीचे 2 था उसको ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। कि फिर भी आप चलिए अगर कंजर्वेशन के 3 लॉ हैं तो हम लोग तीनों को प्रूफ करके हमें दिखाना पड़ेगा। और मैं आपको बोल दूं कि एकदम इसी नाम से अगर आप सर्च करते हैं, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय ट्विंस, आप जानते हैं कि मेरा फिजिक्स विद ट्विंस नाम है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और फिजिक्स विद ट्विंस करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरा इस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताया है। पर यहाँ पे मैं फिर से कर लेती हूँ, जिन्होंने देख लिया है उसका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है। उसको मैंने सेपरेट एकदम अलग एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते और हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है इसमें क्या, लीनियर मोमेंटम क्या है, अनचेंज है, और फिजिक्स की भाषा में कि क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। तो एक आप हेडिंग बनाइए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे कि हेडिंग बना हुआ है। अब लिखते हैं हम लोग। एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहती हूँ पहले इस लिखने से पहले, कि देखिए अगर कोई बॉडी, मैंने कहा कि कंजर्व है, कोई बॉडी कंजर्व है मतलब इन्वायरमेंट के साथ वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करे, पर उसको अगर हम तोड़ दे तब तो वो चेंज हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि इन्वायरमेंट से क्रिया प्रतिक्रिया तो ये किया नहीं, पर हमने इसको तोड़ दिया तब तो चेंज हो गया ना, तो फिर कैसे कंजर्व रहेगा। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी बॉडी अगर कंजर्व है, आप किसी बॉडी को कंजर्व कह रहे हैं, इसका मतलब उस पर आप फोर्स भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। फोर्स भी नहीं लगाना है आपको, क्योंकि फोर्स लगा देंगे आप भले इन्वायरमेंट से क्रिया नहीं कराएंगे, इसको फोर्स लगा के तोड़ देंगे तो कह देंगे कंजर्व तो है नहीं, देखो अब तो क्या हो गया, टूट के ये n नंबर ऑफ पार्टिकल था तो n/2 नंबर ऑफ पार्टिकल का हो गया, इसका शेप बदल गया, तो क्या कंजर्व रहा। इसलिए ये भी आपको याद रखना, कंजर्व में हम फोर्स नहीं यूज़ करते, यानी कि उसको एकदम आइसोलेट अलग, एकदम उसमें फोर्स हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो इसलिए मैं वो लिखवाने जा रही थी आपको कि फोर्स यहाँ पे हम 0 लेंगे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो लिखते हैं कि इफ फोर्स ऐसे नहीं लिखते, देखिए ऐसे हम लोग लिखते ही ज़्यादा आसान आपको पड़ेगा कि इफ
इफ एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल मतलब कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाए, इफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल नहीं, हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है तो हमें लिखना पड़ेगा पहले नो, तो इफ नो लिख लेते हैं, ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे समझने के लिए मार्कर को समझ लीजिए कि एक कंजर्व बॉडी है, तो अगर इस बॉडी पे हमने लिखा है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, देन क्या होगा, देन its linear momentum is remain कंजर्व, हम लोग फिजिक्स भाषा में लिखिए कंजर्व, और आप समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अनचेंज, और समझने के लिए एक और भाषा क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। यानी कि क्या, अगर हम एक ऐसा बॉडी लेते हैं जिसपे हम कोई भी बाहर से एक्सटर्नल, मतलब कोई भी, मान लीजिए कि यही बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो हमने हमेशा आपको अभी जब कंजर्वेशन समझा रहा था तो उसमें बॉडी को मैं आपको समझा रही थी कि बॉडी कंजर्व है, इसका मतलब इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो सब एक साथ n नंबर ऑफ पार्टिकल ही रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे, तब इस बॉडी को कहेंगे कंजर्व बॉडी। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को हमें कंजर्व करना है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है, यानी कि उस बॉडी में जो लीनियर मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इफ़ नो यानी कि हम इस पर कोई भी, देख रहा होगा आपको, इस पर कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं, तो इसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी, और वो क्या होगी, अनचेंज होंगी एंड कांस्टेंट होंगी। तो किसी भी बॉडी की लीनियर मोमेंटम को किस तरह से दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि पी इज कांस्टेंट, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, बस कह देने से तो होगा नहीं, पहले मैं देखूँ दिख रहा है कि नहीं साफ, ठीक है, आपका साफ दिख रहा है, ठीक है, P कांस्टेंट, हमको ये प्रूफ करना है कि P इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि बाई, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर जैसे यूनिट वाइज, यूनिट जो 5 है, अगर आप लेक्चर वाइज लाइन देखते होंगे तो ये जो मैंने बताया नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही एक मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया, इससे सेम आपका अगर आपने देख लिया तो आपका रिवाइज हो रहा होगा। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ लिखते हैं, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लॉ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, F is equal to ma, पर दिस इज रॉन्ग। कब राइट होगा, जब कोई यहाँ पे एक केस रहता है तब राइट होता है, यानी कोई एक केस होता है तब राइट होता है, इसको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली भले ही बोल दे, पर अब अगर आप कह सकते हैं कि क्या ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अगर आपको एग्जैक्टली लिखना है तो न्यूटन ने सेकेंड लॉ ये दिया था कि लीनियर मोमेंटम ऐसे दिया था कि टाइम के साथ हम डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद वो एफ, ये चीज़ जो है, ये चीज़ दिया था न्यूटन ने सेकेंड लॉ, ठीक है। तो चलिए अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, पीज कांस्टेंट लेके आते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको खींच लेते हैं और लिखते हैं कि एफ को अब इधर लिख लेंगे और पी इधर लिख लेंगे डी टी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, यानी इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाया था, और यहाँ पे जो ये फोर्स होता है एक्सटर्नल होता है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे 0 और लिख देंगे dp/dt। और आप जानते हैं कि कोई भी किसी भी अगर हम किसी भी
क्वांटिटी का हम कहते, क्वांटिटी का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो ज़ीरो आती है इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि वो चीज़ कांस्टेंट होती है। जैसे कि d3/dt हम लिखते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा? क्योंकि 3 इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इसलिए अगर यहाँ पे dp/dt इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि p इज कांस्टेंट। p कांस्टेंट रहा होगा, इस वजह से क्या हुआ है कि जो dp/dt इज इक्वल टू क्या आया है, ज़ीरो आया है। तो क्या यानी कि p इज कांस्टेंट, तभी क्या आएगा, अगर p कांस्टेंट होगा तभी dp/dt क्या आया है, ज़ीरो आया है। और हमें यही प्रूव करना था, और यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब ये इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में क्या, तो हमने सब पढ़ा ही दिया टोटल, जैसे पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आप देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने सब कुछ ये सी बताया था आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको हम लोग का सेकेंड जो हेडिंग था वो बनाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ क्या था, एंगुलर मोमेंटम था, तो उसको समझते हैं। अब देखिए, अब किसी बॉडी में कंजर्वेशन आप समझ जाइए कि जिस कंजर्वेशन मतलब कोई चीज़ बदलेगा नहीं, कंजर्वेशन मतलब वो चीज़ बदलेगा नहीं। तो अब एंगुलर मोमेंटम है, तो उस बॉडी के हम एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे। ठीक है, यानी कि कोई अगर बॉडी हम लेते हैं तो उसका कंजर्वेशन अगर हम देखते हैं, कंजर्व उस बॉडी में क्या कंजर्व है, तो उस बार तो हमने कहा था कि क्या हमारा क्या कंजर्व था, जो भी हमने पीछे प्रूव किया, हमने क्या अभी पीछे प्रूव किया, हमने लीनियर मोमेंटम प्रूव किया। और यहाँ पे हमें प्रूव करना सेकंड जो था वो क्या था, कंजर्वेशन ऑफ क्या था सेकंड, एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। और हमने क्या कहा था कि आपके बुक में इसको जे से डिनोट किया, पर हम जेड से डिनोट करेंगे। क्यों करेंगे आपको मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, तो मैं उसको एंगुलर जो उसका भी फॉर्मूला होता है, तो पर इसके बारे में भी लिखते हैं कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, if no external torque is acting on body, then its angular momentum is remain कंजर्व। क्या कंजर्व मतलब यहाँ पे अब देखिए, वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे हम उस जो मैंने पिछले प्रूफ कर दिया उसको मैं समझा रही हूँ कि ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे थे, तो इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम था वो क्या आ रहा था, कंजर्व आ रहा था, यानी कि अनचेंज आ रहा था, यानी कि कांस्टेंट आ रहा था। और यहाँ पे कहा गया है कि हमें क्या दिखाना है, एंगुलर मोमेंटम को दिखाना है, ये कंजर्व है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, यानी कि इस बॉडी पे, जो ये बॉडी है, इस पे नो एक्सटर्नल, कोई भी हम इस पे ऊपर से टॉर्क जो है वो नहीं लगाएंगे ऑन बॉडी, यानी कि ऑन मार्कर समझिए। ठीक है, तो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहा गया कि कंडीशन ये है कि टॉर्क हम नहीं लगा रहे, यानी टॉर्क जो है, टॉर्क को टाउ कहते हैं। कैसे बनता है, शायद ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका क्या है कि ज़ीरो है। ठीक है, ये आपको कह दिया है कि हमने नहीं लगाया है उस बॉडी पे, तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, रिमेन कंजर्व। और हमें एंगुलर मोमेंटम यानी कि जिसको हम जेड से डिनोट करेंगे, उसको ही हमें कांस्टेंट यहाँ पे प्रूव करना है। वो आपको समझ में आ गया होगा। इस लिखने का मतलब क्या है कि हमने इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन बॉडी, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम इज रिमेन कंजर्व या अनचेंज या फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी सेम वैसे ही हम करेंगे। अब जेड का फॉर्मूला लिखेंगे, तो जेड किसको पता है, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किसको पता है, किसको पता है, जल्दी से सोचो किसको पता है। ठीक है, तो
क्या होता है आर इंटू होता है पी, ठीक है, इंटू होता है पी, और पी अभी पीछे आपने क्या पढ़ा, पी आपने पीछे पढ़ा आर, और फिर क्रॉस इसको लिख सकते हैं हम लोग एम इंटू वी, ठीक है, आपको समझ में आएगा, एम इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, एम क्या है, एम इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, मास क्या होगी उस बॉडी की, कांस्टेंट होगी, तो इसलिए हम डिफ्रेंसिएशन अभी करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एम को आगे ले लेते हैं, अंदर गुणे वी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट, ठीक है, और इसको एम को बाहर रहने दीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम प्रोडक्ट वाला टू प्रोडक्ट का रूल आप डिफ्रेंशिएट तो जानते ही होंगे। तो क्या होता है कि पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट, पहला फंक्शन ऐसे ऐसे लिख दिया, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है, और फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही रख दीजिए और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, बैठता नहीं आपको, करिए हमारे साथ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो वॉइस है आपको कम सुनाई दे रहा होगा। फिर अब क्या करें, अब हम क्या करें, अब इस क्या करते हैं, dz अपान dt और m बाहर रहेगा और अंदर करते हैं अब कुछ हम लोग काम, r को हमें ऐसे ही रहने देना है, और dv अपान dt यानी कि v क्या है, v होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट रहता है तो उसको क्या लिख लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं एक्सलेरेशन, यानी हम यहाँ पे a लिख लेंगे, किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्लस अब क्या कर सकते हैं, प्लस आप ये कर सकते हैं कि v आपका पहले से ही था, और डी आर अपान डी टी क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी जेड अपान डी टी लिख लेंगे इज इक्वल टू एम लिख लेंगे, और फिर लिख लेंगे आर क्रॉस ए, बस इतना ही लिखेंगे। क्यों इतना ही लिखेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा v स्क्वायर, और किसी भी वेक्टर का अगर उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए जीरो हो जाएगा, तो हमने बस इतना लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, ए को निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, डी जेड अपान डी टी करके, और हम क्या करेंगे, एम ए लिख लेते हैं और क्रॉस लिख लेते हैं आर, ठीक है, इतना हम लोग लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं डी जेड अपान डी टी, और हम लोग लिख लेते हैं एम ए को क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, तो एफ लिखेंगे एफ क्रॉस आर, और अब हम क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकेंड, एंड ये है दिस इज थर्ड, ठीक है। देखो मैं थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए f इंटू आर को आप क्या लिख सकते हैं, अब बताइए जल्दी से, f इंटू आर को आप क्या लिख सकते हैं, आप f इंटू आर को क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं, टाउ, टॉर्क लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ बनाया, जो कि मैंने उल्टा भी बनाया है, टॉर्क ऐसे बनता है, ठीक है। तो आप इसको f क्रॉस आर को आप टॉर्क लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपान डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। और हमने क्या कहा, स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन बॉडी, यानी कि इस बॉडी पे हमें नो एक्सटर्नल टॉर्क यानी टॉर्क नहीं लगाना है, टॉर्क का यूज नहीं करना है, तब उसकी एंगुलर जो मोमेंटम होगी वो कंजर्व आएगी, कांस्टेंट आएगी, यानी कहा गया कि टॉर्क को हमें नहीं लगाना है, टॉर्क जीरो, यानी हम टॉर्क को क्या कर देंगे, जीरो। तो डी जेड अपान डी टी इज इक्वल टू, अगर जीरो हम कर दे रहे हैं तो अब फिर से समझिए कि अगर किसी का भी डिफ्रेंशिएशन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन जीरो आता है, तो क्या मानते हैं कि जो ऊपर वाला ये चीज़ होगा वो कांस्टेंट होगा, तभी उसकी वैल्यू जीरो आई है। जैसे कि हमने बताया डी थ्री अपान डी टी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आई, क्यों जीरो आई, क्योंकि थ्री इज ए कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू आ गई, टॉर्क की जगह हमने जीरो रख दिया, तो हम कह सकते हैं कि z क्या है, कांस्टेंट है, और
और हमें अब ऊपर देखिए तो एक बार क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि z यहाँ पे क्या एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइए कि बुक में एंगुलर मोमेंटम किसी और चीज़ से दर्शाया गया है, मैंने बस जे से दर्शाया, तो जे और टाउ में मुझे कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं इसको जेड से आपको दर्शा दी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपका। जल्दी से हम लोग, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी हम चलते हैं एनर्जी वाले में, क्योंकि एनर्जी वाला ही सबसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि टफ है, ठीक है। तो हमें क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हो रही है बहुत देर, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? हमें जाना है अभी कहीं पे। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बताइए? हमें जाना है अपने गांव, ठीक है। क्यों गांव जाना है? छठ पूजा में। बहुत लोग बिहार के लोग होंगे उन लोग को पता होगा कि यूपी के जो लोग होंगे, क्योंकि छठ कितना हम लोग के लिए इमोशन वाला होता है, ठीक है। तो उसी के लिए हमें जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना रही हूँ। फिर भी मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की है, जितना समझाना चाहिए उतना हमने आपको समझाया है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अपने गांव, और होप हो सकता है कि 2 दिन वीडियो हम नहीं हो पाएगा वीडियो, क्योंकि वो पता है कि छठ में हम अब यहाँ नहीं रहेंगे जहाँ रहते हैं मैं इस वक्त, तो यहाँ मैं नहीं रहूँगी, अपने गांव जाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में देरी भी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ मैं वीडियो बना सकूँ, पर वीडियो अगर नहीं बन पाएगा तो 2 दिन के लिए वीडियो लेट हो सकता है, ठीक है। मुझे अभी जस्ट ये वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद मुझे अपने गाँव जाना है, ठीक है, छठ पूजा के लिए, जो कि हमारे लिए कह सकते हैं कि मुझे अपने ही त्यौहार में मुझे सबसे अच्छा फेस्टिवल छठ पूजा लगता है, तो उसमें मैं ज़रूर जाऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए 2 दिन मुझे छुट्टी लेना है, और 2 दिन छुट्टी लेना है, और यानी कि 2 दिन हमें वीडियो शायद ना आ पाए, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अभी हम क्या करना है, हमको अब यही निकालना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्व मतलब कि वो कम ज़्यादा नहीं होती है, कंजर्व है भले ही वो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाएगी, पर एनर्जी ही क्या होती है, कंजर्व होती है। एक चीज़ मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग कम हो गई, ठीक हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कहें कि एनर्जी क्या लिखते हैं, एनर्जी क्या होती है, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको ही हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि जो हमेशा हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वो चेंज नहीं होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि हमें के प्लस पोटेंशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम कहीं पे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो दूसरे जगह पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वही होगी, चेंज नहीं होगी, यही हमें दिखाना है। यानी कि के प्लस पी कांस्टेंट, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पीछे इतना हमने कर लिया है कि आप डिफिनीशन जो है मैंने लिखवाया था बार बार, उसी को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो पहले फॉर काइनेटिक एनर्जी एनर्जी के लिए हम लोग करेंगे क्या करें, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, हम वर्क का सहारा लेंगे। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी आर, ठीक है, ये चीज़ होता है। और फिर हम इसको लिख सकते हैं, डॉट हटाए तो एफ और डी आर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एफ को लिख सकते हैं एम ए, और लिख सकते हैं डी आर, ठीक है। एम डी ई एफ की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ की जगह यहाँ लिख लेते हैं, पहले एम ए लिख सकते हैं, और फिर एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम इंटू डी वी अपान डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एम की जगह एफ की जगह ये चीज़ रखते हैं, ठीक है। एफ की जगह क्या रखेंगे, एम इंटू एम क्रॉस डी वी अपान डी टी लिख लेंगे, प्लस और लिखेंगे ये चीज़, और बचा क्या बचा, और बचा क्रॉस डी आर, ठीक है, इंटू डी आर बच गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको आगे करेंगे सॉल्व यहाँ से। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि m तो लिख ही लेंगे। अब देखिए इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको एंड इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी लिखेंगे, तो लिख सकते हैं क्या, v लिख सकते हैं, ठीक है, dv लिखेंगे, dv, और फिर लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं v लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर कर लीजिए, और अब डिफरेंशिएशन से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, इसका सिर्फ करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है, dv अपान dt। वन सेकेंड में एक चीज़ कुछ गलत हो रहा है, एक चीज़ थोड़ा बहुत मैं देखूँ कि मैंने क्या गलत किया। मैंने तो सब कुछ सही किया है, हाँ ठीक किया है मैंने, क्योंकि m इज़ कांस्टेंट ना, तो m को हमें बाहर निकालना चाहिए, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न होता है। m को बाहर निकाल लेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इंटीग्रेशन कर ले तो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, और पहले से एक v है तो v स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 to 2 हमने माना ही था, और क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू हो जाएगा कहीं 1/2, काइनेटिक एनर्जी में तो 1/2 आता है, पर मेरा 1/2 तो आ ही नहीं रहा है, यानी कहीं पे क्या है, गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। देखिए इसी मैंने वाइट बोर्ड भी सही हो गया। क्या गलती ये कर रहे थे कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन या हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे, डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में हम लोग करते हैं कि ऊपर जितना पावर रहता है इस पे 1 है तो बाई 2 भी तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा फास्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये m आगे बचा है तो m/2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि m, और ये लिख सकते हैं 1/2, और हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर रखेंगे तो v स्क्वायर बाई टू तो हमने बाहर निकाला, माइनस हो जाएगा v यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर अंदर कर लेते हैं तो mv स्क्वायर 2/2 माइनस फिर हो जाएगा mv स्क्वायर 1/2, इतना हो जाएगा वर्क, ठीक है, हमने इतना वर्क निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम डायरेक्ट करते हैं, हमें प्लस में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का हमने वर्क निकाला, अब इसके लिए हम वर्क निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बराबर आ जाएगा दोनों का योग, इसलिए हम कह देंगे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं दूसरे पॉइंट पे भी, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है लेट, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है इसलिए मैं फास्ट करूँगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि पहले जो होती है जैसे U1, ठीक है, U1 मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे होती है, एक यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो करेंगे U है, ठीक है, ये U है, ये U2 हम कर लेते हैं, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ करते हैं यहाँ पे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे F इंटू, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे dr करेंगे F। और देखिए अब यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पर रखी हुई है, स्ट्रिंग से बंधी हुई है, और ये आगे की ओर जा रही है, तो आगे की ओर कोई फोर्स जैसे खींच रहा है तो क्या होगा, इधर से फोर्स, इसमें तनाव टेंशन आएगा, इसलिए ठीक है, टेंशन आएगा तो हम जो F इंटू dr लिखते हैं उसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लें अपने से जो हमने अप्लाई फोर्स किया वो लिखा है, तो अप्लाई फोर्स के अपोजिट पे इधर एक फोर्स लग रहा है, इसलिए हम कह देंगे माइनस यहाँ पे लिख लें, तो माइनस को मैं बाहर ले रही हूँ, F इंटू dr हो जा रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब सेम टू सेम उसके जैसा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, 1 2 कर लेते हैं, अब 1 से 2 कर लेते हैं, ठीक है, 1 से जाएंगे हम लोग 2 तक जाएंगे, और इसको क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू, अब हम इक्वेशन, हमने कहीं इक्वेशन 1 नहीं माना था, ठीक है, ये चीज़ जो आई है ना, ये चीज़ जो आई है इसमें जो जब मैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ प्रूव कर रही थी, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, जब मैं वर्क निकाल रही थी फॉर एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी में, तो ऐसा कुछ वहाँ पे आया हुआ था, तो उसको हम क्या लिख दे, तो वैसा ही कुछ आया हुआ था, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम W लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम W लिख सकते हैं,
एक मैं ये बता रही हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, ठीक है। पीछे करके देखिए कि मैंने कहीं पे ऐसा चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा है। पक्का ऐसा चीज़ मैंने एक जगह लिखा हुआ है, तो इसलिए आप बस वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे माइनस नहीं होगा, वहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। चलिए मैं कर ही देती हूँ U2। और देखिए अब यहाँ पे माइनस है, और इस माइनस को अगर मैं हटा दूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये जो चीज़ है पीछे पीछे काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या लिखा था, इसको इक्वल टू W लिखा था, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं UN माइनस U2 इक्वल टू माइनस W, और माइनस को इधर ले जाएंगे तो U2 माइनस UN क्या हो जाएगा, इक्वल टू W हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, हम जल्दी से इरेज कर लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। कोई अगर क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम चैनल में का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1